हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम हमेशा इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेंगे और कोई भी ऐसा मौका आया कि जब हमारी स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगा तो हम लोग उसका मुकाबला करेंगे पूरी हिम्मत और पूरी संकल्प शक्ति के साथ। तो अब एक बुरी खबर, विनेश फोगाट को अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ के जो कोर्ट में जो मामला गया हुआ था, उन्होंने उसको विनेश फोगाट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको कोई पदक नहीं मिलेगा, सिल्वर पदक भी नहीं मिलेगा और कोई पदक नहीं मिलेगा। लेकिन विनेश फोगाट ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ अपनी सुपरमेसी, मतलब सबसे प्रतिभावान खिलाड़ी के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत किया और वो उसमें सफल हुई। भारत का हर नागरिक आज उसके सफलता की कामना कर रहा है और उसके साथ खड़ा है। कल वो आएगी इंडिया में और उसका बहुत ही भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही है। तो ये खबर के बाद मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल ये सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब बात करते हैं कल जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया, साथियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले से संबोधित किया था। ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये युद्ध मतलब स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी इस स्वतंत्रता आंदोलन का जो स्वतंत्रता जो मिली और उसका जो उत्सव मनाया जा रहा था दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली में नहीं थे। वो नोआखाली में थे, पश्चिमी बंगाल जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, उस एरिया में थे वो। और वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, उन दंगों को रोकने के लिए वहाँ पर गए और उन्होंने उनको रोका। डॉक्टर राम मनोहर, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे और इस तरह से वहाँ पर उन्होंने उस सारे सांप्रदायिक दंगों को रोकने का काम किया और दिल्ली वाले उत्सव में वो नहीं थे। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। उन्होंने 11वीं बार लगातार लाल किले पर झंडा फहराया और अपना भाषण दिया। उन्होंने ये एक रिकॉर्ड बनाया है कि 11 बार किसी ने भी मतलब झंडा नहीं फहराया, उन्होंने फहराया। और शायद नेहरू जी ने फहराया हो, पता नहीं। और एक रिकॉर्ड उन्होंने और बनाया कि लाल किले से 15 अगस्त के रोज़ सबसे लंबा भाषण कल दिया उन्होंने।
मतलब 15 अगस्त को दिया। और वो 98 मिनट 98 मिनट का भाषण था, 1 घंटा और 38 मिनट का भाषण, जो पहले कभी भी नहीं दिया गया। पहले का लंबा भाषण भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाया गया रिकॉर्ड था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा कल। ये जो भाषण उन्होंने दिया, वो जो रिकॉर्ड हुआ है वो पूरी तरह तथ्यहीन और असत्य असत्य बोले हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड है। इतना असत्य और इतना तथ्यहीन भाषण आज तक कभी भी इस मंच से, मतलब लाल किले से, नहीं दिया गया। ये भाषण बहुत ही नीरस और उबाऊ था, और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री अंदर से बहुत सहमे हुए और डरे हुए हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में और भाषण की भाषा से स्पष्ट होता है। कल एक और बात हुई कि राहुल गांधी को उन्होंने चौथी या 5वीं रो में बिठाया, जबकि उनको प्रधानमंत्री के बाद, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ उनको बिठाना, उनकी कुर्सी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी अब मंत्री पदन सुविधा प्राप्त व्यक्ति हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा एक मंत्री के बराबर का होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है, तो उन्हें भी वहाँ पर कैबिनेट मंत्री जहाँ बैठे थे वहाँ पर बिठाना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी चूँकि डरे हुए और सहमे हुए थे, इसलिए उनको पीछे की लिस्ट रो में बिठा करके उनको एक तरह से अपमानित करने का काम किया। वैसे तो 4 जून 2024 को जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को बहुत लीडर और वैसे बताते हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और मेरी कार्य प्रणाली में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैं पहले करता था काम, वैसे ही अपनी मनमानी से करता रहूँगा। लेकिन इस बार के कामों में वो चीज़ नज़र नहीं आती, आ भी नहीं सकती। इस बार वो अपने इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उनसे भी डरे हुए हैं, खास तौर से नीतीश और नायडू से, क्योंकि इन दोनों के सहारे ही उनकी सरकार चल रही है। 240 सीटें ही इस बार भाजपा जीत पाई है। इंडिया गठबंधन भी 234 सीटें जीत करके लगभग बराबर आ गया है, और 2-3 जो है उनके निर्दलीय, 4-5 निर्दलीय होकर के, तो वो इनसे भी आगे निकल जाते हैं। मतलब तो एक तो वो बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है ही, लेकिन हर बार ये डर लगता रहता है कि ये नायडू और नीतीश कहीं छोड़ के न चला जाएं या हमारे विरोध में अपना समर्थन न दे दें। इसके 2 उदाहरण अभी सामने आए हैं। एक तो वक्फ का जो बिल लाए थे, ये वक्फ बोर्ड का, और जिसमें वक्फ की संपत्तियों का लेखा जोखा रहता है, और तो उस बिल को संशोधित करने के लिए जो बिल लाए, उसको उन्होंने पार्लियामेंट में रखा तो सही, लेकिन उसे पास नहीं करवाया।
उसे सेलेक्ट उसको जेपीसी में भेज दिया, जो 10 साल के अपने कार्यकाल का एक रिकॉर्ड है। जेपीसी बनाई नहीं कभी इन्होंने, और इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा क्योंकि उनको डर था कि कहीं नायडू और नीतीश जो है अगेंस्ट वोट ना करते, क्योंकि वो जो है मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना चाहते। इसी तरह से एक बिल जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए लाने वाले थे, वो बिल तो 2023 में ही तैयार हो गया था, 23 में नहीं रखा और अब नई संसद में वो लाने वाले थे, लेकिन इसी डर से कि कहीं वो फेल न हो जाए या मतलब पास न हो, तो इसलिए उन्होंने वो नहीं लाए और ये कहा गया कि इस बिल को वापस जो है ड्राफ्ट करके बाद में लाएंगे। तो दो ये ऐसे उदाहरण हैं कि नरेंद्र मोदी अपने पहले वाले जो रूप में थे, जिस तरह से वो बिल लाते थे और आधा घंटे में पास करवा देते थे, वैसा अब नहीं चल रहा है। बिल्कुल साफ क्लियर बात हो गई है। बात तो बजट सेशन में जिस तरह से विपक्ष हावी रहा और नैरेटिव खुद विपक्ष सेट करता रहा, नरेंद्र मोदी इस बार कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाया, इवन चुनाव में भी कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाया और इसीलिए जो है वो पिछड़ गए। बहुत सारी बातें उन्होंने कल के भाषण में कही और उसमें उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मुहिम चलाई हुई है और आगे भी चलाते रहेंगे, ईमानदारी से चलाते रहेंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं और भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री और भाजपा ने लगाए थे जिनके ऊपर, और वो जो भाजपा में शामिल हो गए उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई और वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। लेकिन जो लोग इनके जैसे अशोक चौहान या अजीत पवार या बंगाल के भी कई लोग हैं, हेमंत विश्व शर्मा, अभी मतलब मेघालय में जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 25 की 25 सीटें, मतलब वहाँ जो जितनी भी सीटें हैं वो सब लड़े थे और हार गए, 1 सीट या 2 सीट जीते हैं। लेकिन और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि ये भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है हमारे देश का, और फिर जब वो जीत के आ गए तो वो 2 जने जो जीत के आए वो उन्होंने भाजपा ने उस सरकार को फिर से समर्थन देना शुरू कर दिया। तो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं या भ्रष्टाचार को समर्थन कर रहे हैं, ये बात अभी समझ के परे है। हेमंत विश्व शर्मा की तो बुकलेट निकाली थी उनके भ्रष्टाचार की, ये इतना भ्रष्ट आदमी व्यक्ति है, लेकिन जब वो भाजपा में गए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के लिए उन्होंने भोपाल की मीटिंग में कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए के जो सिंचाई के जो घोटाले हैं उसमें मतलब ये सबसे बड़ा कल्पिट है। उनको दूसरे या तीसरे ही दिन जो है भाजपा के साथ चले गए वो पार्टी तोड़ करके, तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, छगन भुजबल को मंत्री बना दिया, पटेल को अभी मंत्री वो दे दिया, एमपी बना दिया और उसके ऊपर सारे क्लीन चिट दे दी उनको। अशोक चौहान को राज्यसभा में भेज दिया। तो ये जो करप्शन के जिनके ऊपर खुद भाजपा ने चार्ज लगाए, वो उन्हीं को भाजपा ने अपने अंदर लेकर के बड़ी पोस्टों पे भेजा और उनके ऊपर से सारे चार्ज जो है
भ्रष्टाचार की हटा ली। इसका मतलब ये हुआ कि आप भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हो, राजनीतिक तौर पर आप विपक्ष की पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए आप लड़ रहे हो। फिर इलेक्शन बॉन्ड का जैसा सवाल आया तो ये तो साफ ही हो गया, आपने बाहें मरोड़ करके और पैसे लिए, लोगों को पहले जेल में भेजा, फिर उससे डील की और उसने जब पैसा जमा करा दिया तो आपने उसको छोड़ दिया, जमानत पे भेज दिया। जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको रगड़ाते रहे। जैसे मनीष सिसोदिया मंत्री थे, उनको जेल में भेजा। सोरेन, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनको जेल में भेज दिया और उनके ऊपर कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ। सर मतलब न्यायालय ने उनको जमानत देते हुए कहा कि इनके ऊपर तो ये केस ही नहीं बनता। उसके बाद भी उनको जो है इतने 6 महीने तक जेल में रखा गया। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया जा रहा है, जबकि वो भी मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें कोई घपला नहीं है। शराब नीति जो सरकारें अपनी नीति बनाती है, हो सकता है नीति फेल भी हो जाए और उसमें कुछ किसी को फ़ायदा भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीति बनाने वाले हैं वो भ्रष्ट हैं या उनकी नीयत ख़राब है। ये तो सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है ऐसा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो मतलब उन्होंने कल बोले और वो बिल्कुल तथ्यों के विपरीत थे। जैसे शिक्षा के मामले में उन्होंने कहा मैं शिक्षा के ऊपर बहुत जरूर काम कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं केंद्रीय बजट में जो है शिक्षा का जो बजट है वो जीडीपी का 2.5% कर दिया है बजट। तो 2.5 तो भाई पहले 3 था, पहले उसके पहले मतलब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 4% था जीडीपी का। अब आप 2.5 कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो मैं शिक्षा के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। तो ये तो कॉन्ट्रोडक्टरी हो गया। कॉन्ट्रोडक्टरी हो गया तो फिर कैसे आप सही बता रहे हैं उसको। ऐसे कई मामले हैं। संविधान की रक्षा का मामला भी है, सामाजिक न्याय का मामला भी है। जब आप एक तरफ तो कहते हैं मैं सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और मैं भ्रष्टाचार मतलब आरक्षण के लिए, और दूसरी तरफ जो है आप जाति जनगणना से मना कर रहे हैं, वो आप करवा नहीं रहे हैं। तो ये ऐसे कई मामले जो उन्होंने कल अपने भाषण में 98 मिनट के भाषण में जो उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और ये बात सही है कि लगभग 200 अरबपति हमारे देश में हो गए हैं, उनकी आय बढ़ी है और ख़ास तौर से बहुत सारे करोड़पतियों की से अरबपति होने वाले लोग कोविड के टाइम पर हुए हैं। कोविड के टाइम पर आम आदमियों का जो नुकसान हुआ या उनकी रोज़गार चले गए, उनकी रोजी रोटी चले जाने से उनकी आय ख़त्म हो गई। वहीं जो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं उनकी आय बढ़ी है और वो 200 लोग हो गए जो अरबपति हैं देश के अंदर। लेकिन दूसरी ओर 80 करोड़ लोग जो है अपने पेट भरने के लिए खाना खाने के लिए भी सरकार के राशन पर डिपेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके सहारे हैं। तो ये जो मतलब भेद है, विषमता है, उसको कौन एड्रेस करेगा? अगर आप कह रहे हैं हम तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन आपका पर कैपिटा इनकम में तो आप सबसे बहुत फिसड्डी हैं, बहुत पीछे हैं। 3, 4, 5 के अलावा भी बहुत सारे लोगों से हम पीछे हैं। तो जब तक हम मतलब इन चीज़ों को नहीं देखते हैं तब तक ये बातें सब बेकार नज़र आती है। इसी तरह से अभी स्थिति ये है कि 40 घराने ऐसे हैं, 40 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि हमारे देश के 70 करोड़ लोगों के पास के बराबर संपत्ति है। मतलब 70 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति केवल 40 करोड़ लोगों के पास है। 40
परिवार के लोगों के पास है। तो ये जो भेद है, ये जो विषमता है, ये जो खाई है विषमता की, गैर बराबरी की, इसको पाटना जरूरी है। इसको कौन पाटेगा? इसके बारे में आपने एक भी शब्द नहीं कहा। इसी तरह से वो कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, लेकिन आए दिन दलितों को घोड़ी पे बैठने नहीं देते, जैसे गांव में। यहाँ तक कि पुलिस के एसपी और एएसपी और कांस्टेबल और थानेदार जो बन गए हैं, और वो गांव में अपने दूल्हे को मतलब घोड़ी पे चढ़ाना चाहते, खुद चढ़ते हैं, तब भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और गांव में अभी भी उनको घोड़ी पे नहीं बैठने देते हैं। इसी तरह से कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें उनके आदिवासियों पर पेशाब कर दिया लोगों ने, कि कईयों को गोबर खिलाने का काम किया। तो ये जो दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर हम ये कहें कि हम तो देश आज़ाद है और हम तीसरी ट्रिलियन और तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं विश्व की, और हमने बहुत प्रगति की है, या हम 1947 में विकसित भारत देखेंगे। हो सकता है विकसित भारत देखो आप, लेकिन ये जो एट्रोसिटीज़ हैं, ये अगर कम नहीं होती है तो उस विकसित भारत का क्या मतलब रह जाएगा? कुछ लोगों के लिए आप भारत बनाना चाहते हैं, या 142 करोड़ लोगों का भारत है ये बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारे लोग अभी भी ये सवाल तो उठाते ही हैं कि कौन आज़ाद हुआ, कौन सी आज़ादी। जब आज़ादी मिली थी तब भी लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे कि ये नारे भी लगाए थे कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और 77 साल बाद भी देश की जनता का तो वही हाल है, आज भी भूखी है। अगर सरकार का अनाज न मिले तो भूखे ही मरे। तो इन सब बातों पर अगर आप गौर नहीं करेंगे और लाल किले से सिर्फ लफाजी करेंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। मैं आपको यही इस वीडियो को समाप्त करने की चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कही, और उनके ऊपर कुछ चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है। इस पे विचार करना चाहिए। मैं आपको जो है एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, अगर वो मिल जाए मेरे को तो। नज़्म है, अच्छी नज़्म है और नहीं मिल रही है। चलो, तो खैर वो नज़्म नहीं मिल रही, मैं और कभी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि ये 15 अगस्त का जो प्रधानमंत्री का भाषण है, इसका विश्लेषण तो एक दिन में, एक वीडियो में 10 मिनट में नहीं हो सकता है। इसको हम और भी करते रहेंगे और
इन सारी बातों पर हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के दिन इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और आगे बेहतर करने के लिए अग्रसर करेगा। धन्यवाद।